Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important report from the RBI. जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा. RBI पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट जो है यहाँ पे आ चुकी है. दिसंबर एडिशन है एंड दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट एडिशन. और ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे एवरी ईयर मतलब बाई एनुअली यहाँ पे आएगी, तो हर साल 2 बार आएगी. तो दिस इज द फर्स्ट एडिशन और 6 महीने के बाद इसका दूसरा एडिशन भी देखने को मिलेगा. तो मोस्ट प्रोबेबली जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो सेकंड एडिशन होने वाला है वो ज्यादा रिलेवेंट होगा. बट स्टिल जब हम फर्स्ट को समझ लेंगे तभी सेकंड को खुद से प्रिपेयर कर पाएंगे और उसमें हमें पता लगेगा क्या क्या पॉइंट्स रिलेवेंट होते हैं. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. तो साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना एंड गूगल प्ले स्टोर से जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो. ऐप के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन है, उसमें ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, उसको फॉलो कर लेना. उसमें मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं रिलेटेड टू आरबीआई वेबसाइट. आरबीआई वेबसाइट की कंप्लीट कवरेज फॉर फ्री. किसी की कोई मैगजीन, किसी की कोई मतलब बैंकिंग फाइनेंस करंट अफेयर रिलेटेड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कंप्लीट कवरेज फ्री में मिलती है भाई, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना. तो आते हैं सीधे प्रेस रिलीज सेक्शन में, जहां पे ये रिपोर्ट है 27 ऑफ जैन की रिपोर्ट है. एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैं करंट अफेयर का सेशन ले रहा था इसी पे, तो मैंने देखा अरे यार ये रिपोर्ट भी तो है, इसको भी तो कवर करना है, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं. तब मैंने इसको गो थ्रू नहीं किया था, अब इसको गो थ्रू फास्ट फॉरवर्ड में कर लिया है. तो देखो, तुम्हें पता है कि आई लाइक टू टीच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट, ताकि आपको इस वेबसाइट से डर ना लगे. ठीक है, जब आप इस वेबसाइट को रोज देखोगे ना सामने सामने सामने, और आप देखोगे कि सर इस वेबसाइट से, इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये कंटेंट उठाते हैं, तो आप खुद ही एम्पावर हो जाओगे यार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लोग क्या करते हैं, मैगजीन में उठा के कुछ भी डाल देते हैं एंड फिर तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो कंफर्टनेस है, जो उसकी एक एम्पावरमेंट है, वो नहीं होता है. ट्रस्ट मी. तो धीरे धीरे जब आप इस वेबसाइट से खुद ही कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो आपको ना किसी मैगजीन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, खुद ही पढ़ने लगोगे. एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट. ठीक है, तो हमेशा मैं वेबसाइट से इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मतलब अल्टीमेटली दिस इज योर सोर्स जहां से आपको पढ़ना चाहिए, ओरिजिनल सोर्स से पढ़ना चाहिए. ठीक है, चलिए तो आते हैं इस रिपोर्ट पे. तो रिपोर्ट के सारे मेजर पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखो, पहले ये जो यहाँ पे पॉइंट है, ये डिस्कशन ये है कि जो हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा पेमेंट सिस्टम इंप्रूव हुआ है उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है, नथिंग मेजर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आते हैं ओवरव्यू. ठीक है, देखो पेमेंट सिस्टम में ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे, इवन अगर आप मंथली यूपीआई डाटा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसबीआई पीओ या आरबीआई ग्रेड पीओ, उसमें लास्ट मंथ का जो यूपीआई डाटा होता है, जो वॉल्यूम एंड ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, वॉल्यूम एंड वैल्यू, तो वो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वो डाटा आप देख रहे होंगे कि अगर हम दिसंबर मंथ का डाटा देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस वाज ऑलमोस्ट 16 बिलियन एंड वैल्यू वाज समवेयर अराउंड 24 लाख करोड़ इफ आई एम करेक्ट. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई एम करेक्ट. ठीक है, सो आप देखो ओवर द ईयर्स एंड ओवर द मंथ्स बहुत ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट देखा गया है. और सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शंस में नहीं, इवन जो हमारे डिफरेंट पेमेंट मोड्स अवेलेबल हैं, तो इस रिपोर्ट में उसी के बारे में जिक्र किया गया है कि जो हमारे पेमेंट मोड्स हैं वो कौन कौन से हैं. ठीक है, उनकी लीगल बैकिंग्स क्या है, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है. ठीक है, और इन जो हमारे डिफरेंट पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, इनमें ओवर द ईयर्स क्या इंप्रूवमेंट आया है. ठीक है, तो उसके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है. तो मैंने आपको समराइजेशन दे दिया है, तो अब आते हैं. सबसे पहले लीगल बैकिंग के बारे में बात करें तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म हमारे पास बहुत पहले से है, जिसमें नीफ्ट आ जाता है, आरटीजीएस आ जाता है. ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग क्या है, पहले जब ये फंड ट्रांसफर होते थे तो इनके रिगार्डिंग कोई लीगल बैकिंग नहीं थी. तो प्रॉपर लीगल बैकिंग के लिए, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है वो यहाँ पे पास हुआ 2007 में. उससे पहले भी अगर हम बात करें तो देयर वाज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 में पास हुआ था, जिसके अंदर चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टार्ट हुए थे. ठीक है, तो दीज वर द मेजर लीगल बैकिंग्स फॉर द पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री. और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है वो पूरा जो है आज की डेट में जो पेमेंट सिस्टम है उसको मैनेज करता है. ठीक है, एंड उसके अंदर आरबीआई को एम्पावर करता है टू मैनेज द एंटायर पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री. आरबीआई जो है वो एंटिटी है जो कि पूरे पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करती है, और ये पावर आरबीआई को कहां से मिलती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से. ठीक है, मैं अब इसको शॉर्ट में पीएसएस एक्ट बोलूंगा. ठीक है, और यही एक्ट जो है आपका जो आरबीआई के अंदर बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसके एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग बात करता है. तो यहाँ पे जो बोर्ड है जो पूरे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को सुपरवाइज करता है, उसका भी यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में बात की हुई है, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो वो पावर कहां से मिलती है, वो भी अगेन पीएसएस एक्ट से मिलती है.
ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द लीगल बैकिंग दैट आर बीइंग डिस्कस्ड हियर। इवन जो आरबीआई पेमेंट, जो डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज दैट आर इनटू द पेमेंट सिस्टम, उनको लाइसेंस देने की पावर भी किसके पास है? वो आरबीआई के पास है। और वो कहां से मिलती है? पीएसएस एक्ट से मिलती है। ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो हमारा पीएसएस एक्ट के अंदर फॉर्म होता है, उसका करंट कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कौन है? श्री संजय मल्होत्रा गवर्नर, ठीक है। देन श्री ताबी शंकर वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिस बोर्ड, एंड देन एम राजेश्वर राव डेप्यूटी गवर्नर। अभी एक डेप्यूटी गवर्नर जो हमारी उनकी पोस्ट मिसिंग है, ठीक है, आपको पता है। तो जब वहां पे कोई अपॉइंटमेंट आ जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देन श्री स्वामीनाथन जे डेप्यूटी गवर्नर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी सेंट्रल बोर्ड मेंबर आरबीआई अगेन, डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया सेंट्रल बोर्ड मेंबर आरबीआई, ठीक है, एंड टी रविशंकर अगेन डेप्यूटी गवर्नर। तो अभी क्या है, 3 यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर होते, चारों इसके मेंबर है, लेकिन अभी क्या है, एक डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट एम्प्टी है। जब वहां पे कोई अपॉइंट हो जाएंगे तो वो यहाँ पे मेंबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड है जो अल्टीमेटली पूरे पेमेंट सिस्टम को यहाँ पे मैनेज करता है। नेक्स्ट आते हैं जो डिफरेंट तरह के हमारे पेमेंट सिस्टम या पेमेंट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, उनके बारे में जिक्र है। तो आरटीजीएस, निफ्ट, ठीक है, नाच, आईएमपीएस, यूपीआई, कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल, पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, एमएसएमई फाइनेंसिंग जो कि टीआरईडीएस हो गया, ठीक है, जिसके बारे में हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस लेक्चर में डिस्कशन किया था। चेक्स हो गए, ठीक है, बिल पेमेंट्स हो गए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड ऑल, ठीक है, एनईटीसी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एंड आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो दीज आर द डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर पेमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। सम आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सम आर रेगुलेटेड बाय एनपीसीआई एंड सम आर बाय द अदर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंट पेमेंट सिस्टम्स हैं उनका डाटा जो है उसके बारे में शेयरिंग की हुई है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें क्या इंप्रूवमेंट आया है वो बताया हुआ है। तो देखो, ज्यादातर जब आपका पेमेंट की वॉल्यूम बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, तो इन सारे पेमेंट मोड्स की भी वैल्यू और वॉल्यूम बढ़ेगी। तो इसको इंडिविजुअल लेवल पे ना डिस्कस करके, आई वुड से इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव मैनर में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अगेन आपको इतने सारे नंबर ना याद रहने वाले, ना अभी आरबीआई के लिए वो रेलेवेंट है। मे बी आरबीआई का एग्जाम अगर मार्च अप्रैल में आता है तो तब तक तो ये वैल्यू वैसे भी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, और अगर तब हमारा दूसरा एडिशन आ जाता है तो वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो पेमेंट सिस्टम में, अगर आप इनको ब्रेक डाउन करोगे कि जो हमारे डिफरेंट पेमेंट सॉल्यूशन है उनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो जिसमें ज्यादा है वो आपके यूपीआई में है। यूपीआई में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाच इज देयर, नहीं सॉरी, निफ्ट इज देयर, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाच इज देयर, पीपीआईज आर देयर, कार्ड पेमेंट्स आर देयर, ठीक है, आईएमपीएस इज देयर, एंड देन सबसे कम अगर हम देखें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस तो वो आरटीजीएस के सबसे कम होते हैं। लेकिन आरटीजीएस की अगर आप देखो एक सिंगल ट्रांजैक्शन ही 2 लाख रुपए से ऊपर का होता है। इस वजह से अगर आप देखो तो वॉल्यूम तो वो हो गई, लेकिन वैल्यू के अगर हम टर्म्स में देखें तो आरटीजीएस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वैल्यू के टर्म्स में, और वैल्यू के टर्म्स में पीपीआई की वैल्यू सबसे कम हो जाती है, ठीक है। इवन यूपीआई स्टैंड्स एट नंबर 3, क्योंकि आरटीजीएस के बाद निफ्ट की वैल्यू आ जाती है, निफ्ट के बाद यूपीआई की आ जाती है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वी कैन से, आपको यहाँ पर रैंकिंग थोड़ा सा, अगर आप वैल्यू अगर आप सपोज नंबर्स याद नहीं रख सकते, ठीक है, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट ऑर्डर याद कर लो कि वॉल्यूम के टर्म्स में हाईएस्ट कौन सा है और वैल्यू के टर्म्स में हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। वॉल्यूम के टर्म्स में हाईएस्ट इज यूपीआई और वैल्यू के टर्म्स में हाईएस्ट इज आरटीजीएस फॉलोड बाय निफ्ट फॉलोड बाय यूपीआई, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे अगर आप इनका देखो तो एब्सोल्यूट नंबर्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, ठीक है। 2024 में टोटल वॉल्यूम जो रही है और फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में जो वैल्यू रही है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ज्यादा वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक रफ आइडिया इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो मेजर रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में हुए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए लिया है। देखो, एक तो हो गई हिस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो पेमेंट सिस्टम्स में अगर आप देखो, ऐसे तो पहले अगर आप देखो आपको ये याद होना चाहिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब हमारे चेक्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, देन आपके निफ्ट आरटीजीएस वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। देन अगर हम बात करें इवन यूपीआई इंट्रोड्यूस हुआ, यूपीआई के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए। तो ये एक तरह से पूरा ओरिजिन हो गया जिसपे आपका एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन बन सकता है। हिस्टोरिकल क्वेश्चन मतलब डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। दूसरा, जो अगर हम रीसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें, डिस्कस द रीसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द आरबीआई टू इंप्रूव द पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री, तो वो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। लाइक उन्होंने जो आरबीआई ने जो है देयर हैज बीन इंप्रूव्ड रेगुलेशन रिलेटेड टू द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स इन द कंट्री, उनके लाइसेंस रिलेटेड, ठीक है। सो दैट इज द वन ऑफ द इनिशिएटिव्स। उसके बाद कार्ड
ऑन फाइल टोकनाइजेशन। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का मतलब होता है, मैंने बीएनएफ सेशन में भी बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, आपके जो एक्चुअल कार्ड की डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं होती, कार्ड की एक वर्चुअल मैपिंग हो जाती है, उसको एक वर्चुअल नंबर असाइन हो जाता है और वो नंबर शेयर किया जाता है। तो इससे आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे बेसिकली वो शेयर नहीं की जाती, ठीक है। सो दिस इज नोन एज टोकनाइजेशन। एक्चुअल डिटेल्स ना शेयर करके एक टोकन, एक नंबर जो आपके कार्ड से असाइन होता है वो शेयर किया जाता है फॉर पेमेंट्स एंड ऑल अदर सॉल्यूशंस। सो दैट इज अगेन अ मैकेनिज्म टू सेफगार्ड द पेमेंट्स, ठीक है। देन अरेंजमेंट विद कार्ड नेटवर्क्स फॉर इशू ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। पहले मैंने आपको ये भी बीएनएफ सेशन में बताया था कि देखिए पहले क्या होता था, आपके पास चॉइस नहीं होती थी। आप जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो उसका जो बेसिकली वी कैन से कार्ड नेटवर्क है वो आपके उसके रिगार्डिंग आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए थी, होती थी। फॉर एग्जांपल आपको रुपए चाहिए, आपको डेबिट चाहिए, आपको वीजा चाहिए, आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है, अब आपके पास वो चॉइस है। इवन बैंक्स को यहाँ पे डायरेक्शन होती है कि आप किसी एक कार्ड नेटवर्क के साथ टाई अप ना करें ताकि कल को कस्टमर को चॉइस ना मिले। तो आपके को क्या है, अगर आपके ऐसे एग्रीमेंट्स है तो उनको कैंसिल करना होगा। दिस वाज द सर्कुलर, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अरेंजमेंट्स आप नहीं कर सकते। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ टीआरईडीएस, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म वो होता है जहां पे आपके एमएसएमईज जो है अपने बिल्स को डिस्काउंट करा सकते हैं। इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अभी हमारी एक एंटिटी है जिसको लाइसेंस मिला एंड दैट इज द 5th टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपका एक होमवर्क क्वेश्चन बनता है कि आप लोग को बताना होगा कि वो पहला प्लेटफॉर्म कौन सा था जो कि टीआरईडीएस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड ये 5th जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा है जिसको रिसेंटली अभी दिस मंथ ही जो है लाइसेंस मिला है आरबीआई के द्वारा। और टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, देखिए आपके एमएसएमईज होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेलर्स, एंड देन देयर आर बायर्स जो इन सेलर्स से गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं। तो सेलर्स क्या करते हैं, अपने इनवॉइसेस अपलोड करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग यूनिट्स, ठीक है। उन फैक्टरिंग यूनिट्स को जो है बायर्स वेरीफाई करते हैं कि हाँ हमने ये गुड्स एंड सर्विसेज लिया है, ये सर्विस हमने ली है। देन फाइनेंसर्स होते हैं जो कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज होते हैं, और बैंक्स एंड एनबीएफसीज इन फैक्टरिंग यूनिट को डिस्काउंट करते हैं, और बाद में जो बायर्स होते हैं वो फाइनेंसर्स को पैसा पे कर देते हैं। तो दिस इज दी हाउ टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म वर्क्स। तो सेलर, बायर्स एंड फाइनेंसर्स 3 एंटिटी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। चौथा यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो गया जो कि एक एजेंसी होती है जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एजेंसी जो टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करना चाहती है उसकी एक नेटवर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है, जो वो भी अगेन कमेंट सेक्शन में बताना। दीज आर सम ऑफ द क्रूशियल फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन अगर हम बात करें एक्सपेंडिंग द स्कोप एंड रीच ऑफ ई रूपी वाउचर, आप लोगों को पता है ई रूपी वाउचर क्या है। एक अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, पहले बचपन क्या बहुत टाइम पहले 2004-5 की अगर मैं बात करूं तो आपके जो मोबाइल्स आते थे तो अपने वो फीचर्स वाले मोबाइल आते थे और उसमें जो बैलेंस डलता था वो एक वाउचर मिलता था, उसको स्क्रैच करके मिलता था, ठीक है। उन वाउचर्स को आप एक अपने मोबाइल में ही लोड कर सकते थे। एयरटेल का वाउचर है तो एयरटेल के सिम में ही वो बैलेंस लोड होगा। तो ई वाउचर का कंसेप्ट क्या है, वो जो फिजिकल वाउचर होता था उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो कि आप स्पेसिफिक पर्पस से ही यूज कर सकते हो। अब इन वाउचर्स को क्या है, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, इवन कॉर्पोरेट्स भी इसको यूज कर सकते हैं, बट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ओनली। अभी इन वाउचर्स की जो लिमिट होती थी कि कोई भी बैंक जो इन ई वाउचर्स को यूज इशू करेगा उसकी एक लिमिट होती थी कि गवर्नमेंट पर्पस के लिए कर रहे हो तो उसकी लिमिट 1 लाख होती थी, कॉर्पोरेट्स के लिए कर रहे हो तो उसकी जो लिमिट होती थी 10,000, जिसको बाद में रिवाइज करके 50,000 कर दिया गया था। तो ये जो ई वाउचर्स है इनका यूसेज बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। अभी इनका स्कोप ये नहीं है कि आप कहीं भी इनको यूज कर सकते हैं, इनका स्कोप बड़ा लिमिटेड सा होता है, ठीक है। ये क्या है कि आपने ई वाउचर दे दिया फॉर सम पर्पस, देन उस ई वाउचर को फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सपोज हेल्थ केयर पेमेंट है तो उसके लिए एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिक्योर्ड मैकेनिज्म है पेमेंट का, जिसमें कोई और फैसिलिटी में जब आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानो जैसे एयरटेल का रिचार्ज होता था तो वो एयरटेल में ही होता था, तो इसी तरह वो स्पेसिफिक पर्पस से इशू हुआ, स्पेसिफिक पर्पस पे ही यूज हो पाएगा। तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो बड़ी लिमिटेड थी, मेजरली अभी इसको हेल्थ केयर सेक्टर और थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सम कॉर्पोरेट्स में एक्सपेंड किया गया है, और इसकी वैल्यू जो ट्रांजेक्शन की होती थी वो भी यहाँ पे इंप्रूव की गई है। तो इसमें धीरे धीरे और भी इंप्रूवमेंट फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, टियर 3 टियर 6 सिटीज में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स एंड ऑल बेसिकली पेमेंट सॉल्यूशंस को इंप्रूव करने के लिए स्कीम्स यहाँ पे आरबीआई ने लॉन्च की थी, जिसके अंदर वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू दीज मशीन्स, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर अगर आप देखो 51.56 लाख फिजिकल डिवाइसेस एट ए सब्सिडाइज्ड प्राइस वर बीइंग प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अगेन ये आरबीआई सपोर्टेड स्कीम है, ठीक है। तो पीआईडीएफ स्कीम यहाँ पे हो गई पेमेंट्स के सॉल्यूशंस के तौर पे,
ठीक है। देन अनेबलमेंट ऑफ ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स एंड एनहेंसमेंट ऑफ पर ट्रांजैक्शन लिमिट। आपने देखो यूपीआई ने यहाँ पे यूपीआई लाइट एक्स बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स यहाँ पे लॉन्च किए। इवन अगर आप देखो हम सिर्फ ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम डिजिटल पेमेंट्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट ने सिर्फ यहाँ पे ऑफलाइन के बारे में बात की, लेकिन अगर आप देखो यूपीआई ने कितने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, यूपीआई 1 2 3 पे, यूपीआई हेलो जिसमें आप वॉइस एनेबल्ड पेमेंट कर सकते हो। तो दीज आर अगेन एन इंप्रूवमेंट, दो हम उन सभी को यूपीआई ट्रांजैक्शंस में कंसीडर कर लेते हैं। तो यार ये जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन है ये क्या कहीं और से हो रहे हैं क्या, ये भी तो आपके यूपीआई है ना एक तरह के, ठीक है। तो इट्स लाइक उन्हें भी हमें यहाँ पे, आप चाहो तो उन्हें भी यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि रिपोर्ट ने इतना मेंशन किया है तो मैं इतना ही करूंगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, इट्स अप टू योर डिस्क्रिप्शन यार, आपको पॉइंट याद आना चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑफलाइन पेमेंट्स भी अब आप कर सकते हो, दिस इज देखो वो सारी फैसिलिटीज क्या है, इट्स लाइक ज्यादातर में इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। दिस इज लाइक अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसमें आप थोड़ा सा विदाउट इंटरनेट भी पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते थे। और इसकी जो पहली लिमिट होती थी 500 और 2000 वॉलेट लिमिट, उसको बढ़ा के 1000 और 5000 किया गया, ठीक है। रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी का ये इनिशिएटिव आपको पता होगा। देन आप लोगों को पता है कि अब आपकी यूपीआई पे ही आपकी क्रेडिट लाइन भी ऑफर होती है, ठीक है। अगेन अ रेवोल्यूशनरी यू कैन से इनिशिएटिव इन द पेमेंट सिस्टम। कोई डेबिट कार्ड कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। अगेन ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट्स होंगी वो कितनी होगी, वो आपके इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे होगी, ठीक है। देन ई मैंडेट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके जो रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं उसके लिए आपको ई मैंडेट अनेबल करना इंपॉर्टेंट होता है। और ई मैंडेट में आपको डबल वी कैन से एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथराइजेशन लगता है, लेकिन उसकी अगर 15,000 से कम लिमिट थी तो उस पर नहीं लगता था, ठीक है। लेकिन अब वो लिमिट 15,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है कि अगर उसके लिए बार बार, क्योंकि अप्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपका 1 लाख के अंदर अंदर का पेमेंट है तो ई मैंडेट वहां पे लग जाएगा और आपका बार बार एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ई मैंडेट के अंदर भी मैं आपको बता दूं, ई मैंडेट पे क्या होता है कि अगर आपका कोई पेमेंट डिडक्ट होने वाला है तो उसके 24 घंटे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। और तो यहाँ पे भी 2 सर्विसेज हमारी ऐसी होती हैं जो वी कैन से एग्जेम्प्टेड हैं इस टाइप ऑफ, दो उनमें ई मैंडेट लगता है लेकिन दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस 24 आवर प्रायर नोटिफिकेशन। उनमें से एक तो है आपकी फास्टैग, दूसरी क्या है कमेंट सेक्शन में बताना। क्यों नहीं हो सकता फास्टैग में 24 घंटे पहले का नोटिफिकेशन? द थिंग इज कि आपको भी नहीं पता कि आप अगर सपोज अभी ट्रैवलिंग पे निकल गए और आपका वॉलेट में बैलेंस 500 था, आप टोल पे कट गया, वो रिचार्ज होगा, तो यार वहां पे ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट आ जाता है। आपका प्लान अभी बना, आप अभी निकले, तो नोटिफिकेशन 24 घंटे पहले आना होता है। तो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट के चलते यहाँ पे ई मैंडेट तो लग जाता है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता। तो पहली तो हो गई फास्टैग, दूसरी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और यूपीआई लिमिट जो है वो भी यहाँ पे काफी इंप्रूव कर दी गई है। इवन अगर आप देखो आईपीओ वगैरह में अगर आपको पैसा लगाना है तो अब आप यूपीआई के थ्रू लगा सकते हो, ठीक है। और उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए तक आप यूपीआई के थ्रू ही जो है आप आईपीओ में एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। इवन एजुकेशनल मेडिकल पर्पसेस से भी आप यूपीआई जो ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए होती थी वो भी अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो इवन यूपीआई की जो लिमिट थी वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस यू वांट उसमें इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो दीज आर सम ऑफ द रीसेंट इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन बाय द आरबीआई टू इंप्रूव द पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। तो यहां पे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगेन बनता है। पहला क्वेश्चन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, दूसरा क्वेश्चन रीसेंट इनिशिएटिव के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देन यूपीआई देखो काफी ज्यादा फोकस में है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। 2016 में टेक्नोलॉजी इंटरफेस, यहाँ पे यूपीआई जो है इट्स लाइक अ टेक्नोलॉजी इंटरफेस, इसको भी मैंने कई बार डिस्कस किया है। इसको इन द कमिंग डेज हम अपने बीएनएफ में फिर से डिस्कस करेंगे। इट्स लाइक ए कंप्लीट आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूं कि यूपीआई जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर आप चाहे एक मोबाइल ऐप, थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हो, गूगल पे वगैरह, या आपका बैंक अकाउंट हो या बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हो, तो आपका जो बेसिकली बैंकिंग डाटा है वो एक ही जगह सेंट्रल रिपोजिटरी में रहता है। और आप क्या करते हो, जब एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांजैक्शन की कमांड देते हो तो वहां पे बहुत सारी पुश एंड पुल कमांड्स होती हैं। जैसे आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, यू हैव मेड अ पेमेंट, तो यू हैव मेड अ पुश कमांड। अब आपका क्या होगा, ये कमांड जाएगी, पहले आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट करेगी, देन वो सेंट्रल रिपोजिटरी में उस आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगी, देन वेरीफाई करके उसके बैंक में वो पैसा जाएगा, देन उसका अकम्प्लिशमेंट आएगा। तो ऐसे क्या है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 16 से 18 ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं। इसीलिए क्या होता था, कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से पेमेंट फेलियर आ जाता था, ठीक है। अब वो फेलियर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा कम हो गए हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो, ठीक है। देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द यूपीआई पेमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसी की वजह से अगर आप देखो यूपीआई की वॉल्यूम भी जो है 2021 में
ये इतने करोड़ का मतलब ऑलमोस्ट 3,870 करोड़ के आसपास के यहाँ पे ट्रांजेक्शन थे, तो अब उनकी वॉल्यूम देखो 17,000 करोड़, ठीक है, 17,000 करोड़, हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हो यार देयर हैज बीन वॉल्यूमिनस चेंज। इवन अगर आप देखो इसमें परसेंट टू पर्सन और परसेंट टू मर्चेंट जो ट्रांजेक्शन है उनमें भी आप इंप्रूवमेंट देख सकते हो, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो हमें पुराना डाटा तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल का डाटा कोई रेलेवेंट नहीं है। लेटेस्ट जो डाटा उसे एटलीस्ट समझने के पर्सपेक्टिव से एक बार आप देख सकते हो कि जैसा अगर आप देखो यूपीआई की जो टोटल वॉल्यूम है उसमें परसेंट टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जैसे आप और दुकानदार के बीच में जो ट्रांजेक्शन है उनकी वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू पर्सन जो हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। अब इसी में अगर आप देखोगे जो डिनोमिनेशन है, सपोज पर्सन टू पर्सन वाले ट्रांजेक्शन में 0 से 500 तक के जो ट्रांजेक्शन है दे आर 56%, 500 से 2000 तक के जो ट्रांजेक्शन है वो 21%, 2000 से बड़े ट्रांजेक्शन 22%। तो मतलब ये डायग्राम आप बड़े आराम से खुद भी समझ सकते हो बाद में अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। बट अगेन ये वैल्यूज हमारे लिए इतनी ज्यादा रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। इवन अगर आप देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूपीआई में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पेमेंट सर्विसेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं 2016 से लेके, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। तो वो आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द इंप्रूवमेंट्स इन द यूपीआई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2016 में लॉन्च हुई, जैसे रिसेंटली अभी ऑफलाइन पेमेंट्स में यहाँ पे इंप्रूवमेंट आया, उससे पहले आपका हेलो यूपीआई, यूपीआई लाइट वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, उससे पहले आपका जो है यूपीआई के थ्रू आप एटीएम वगैरह से विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में क्या वो तो फैसिलिटीज यहाँ पे लाइक यूपीआई और सीबीडीसी में भी हमें इन फ्यूचर जो है प्रॉपर लिंकिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो भी एक फ्यूचर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, पूरी एक तरह से हिस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है यूपीआई की, ठीक है। देन यूपीआई लाइट में जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए यूपीआई लाइट एक बहुत ही रिसेंट प्रोडक्ट है, एक नेसेंट स्टेज में अभी इसको बोल सकते हैं। तो नंबर्स तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इनमें वैल्यू भी बहुत कम होती है, लेकिन स्टिल देयर हैज बीन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर हम फरवरी 2023 से देखें तो एक ऑलमोस्ट एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे अपने को देखने को मिली है यूपीआई लाइट ट्रांजेक्शंस में भी, ठीक है। देन दीज ग्राफ्स लाइक अगर आप आईपीओ में भी देखो तो यूपीआई का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। रिटेल कैटेगरी कहीं ना कहीं यूपीआई का ज्यादा यूज करती है अपार्ट फ्रॉम नेट बैंकिंग, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द डाटा जो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, नथिंग मेजर इन दीज, ठीक है। अगेन ये ट्रेंड है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, नथिंग मेजर। अब लास्ट में जो है अगर आप देखें इस रिपोर्ट के अंदर, इवन अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा यहाँ पे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप लोगों को पता है कि एलपीसीआई ने यहाँ पे अपनी एक सब्सिडरी को अपॉइंट किया है टू मैनेज दिस एंटायर पेमेंट इकोसिस्टम, ठीक है, जिसका नाम भी भारत बिल पेमेंट सिस्टम ही है, ठीक है। देन डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इनमें भी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि देखो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इंडिया इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंस। अगर हम देखें इंडिया को जो रेमिटेंस मिली है 2024 में वो ऑलमोस्ट 130 बिलियन के आसपास, और इट इज ऑलमोस्ट डबल कंपेयर टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज मैक्सिको। मैक्सिको को अगर हम देखें 68.2 बिलियन इज द रेमिटेंस दे हैव रिसीव्ड, एंड इंडिया को जो रिसीव की है दैट इज ऑलमोस्ट 130 बिलियन, 129.1, ठीक है। और जो 5 मेजर कंट्री हैं जो रेमिटेंस आउटफ्लो जहां से ज्यादा होता है उसमें अगर आप देखो यूएस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बहुत अच्छा है कि जब रेमिटेंसेस आती है तो जो रेमिटेंसेस की कॉस्ट आती है उसका अगर हम वर्ल्ड एवरेज देखें तो दैट इज क्वाइट हाई, दैट इज ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग %। मतलब अगर आपको 100 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में ऑलमोस्ट 94 पॉइंट समथिंग पैसे ही पहुंचेंगे, बाकी पैसे रेमिटेंसेस कॉस्ट में या ट्रांजेक्शन कॉस्ट के तौर पे आप समझ सकते हो वो लग जाती है। इंडिया में ये नंबर थोड़ा सा वी कैन से कम है, 4 पॉइंट समथिंग के पास है, लेकिन स्टिल देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कह सकते हो वो ये कहते हैं कि इट हैज टू बी अराउंड 3%, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पैसा इजीली भेजा जा सके, ताकि लोग सपोज बाहर काम कर रहे हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा भेजते हैं तो उन्हें पैसा कम से कम लूज करना पड़े, ठीक है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो एक डिस्कशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इवन अगर आप इंडिया में भी देखो, इंडिया जो है यूपीआई को एक्सपेंड कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स रुपए को एक्सपेंड कर रहा है, यूपीआई टाई अप कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखोगे यहाँ पे यही बताया गया है कि इंडिया ने जो मेजर यूपीआई टाई अप्स किए हैं फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में करेंसी का अपनी इंडियन करेंसी को पेमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट टाई अप्स किए हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है।
ठीक है, सो दैट इज द थिंग। आरबीआई एंड नेपाल के बीच में जो टाई अप हुआ है, प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है, आप लोगों को पता है हमारी जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। हमने यूएई के साथ टाई अप किया है यूपीआई लाइक प्रोडक्ट और यूपीआई लाइक पेमेंट्स के लिए, ठीक है, सिंगापुर के साथ किया हुआ है। तो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एक अगेन हमारा फ्यूचर एक वी कैन से एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा, या एरिया फॉर डेवलपमेंट रहेगा, जहां पे हमारी नजर बनी रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों दिस इज इट अबाउट दिस रिपोर्ट। आई होप ये रिपोर्ट आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, किसी अपकमिंग एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाटा बहुत ज्यादा रिलेवेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और अगेन आरबीआई के पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 2-3 एंगल जो है वो जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड। लेकिन हाँ, इस रिपोर्ट को पहली बार समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली कहना क्या चाहती है। आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा। इस रिपोर्ट को जल्दी से समराइजेशन दे देता हूं। इस रिपोर्ट में हमने डिफरेंट पेमेंट सॉल्यूशंस के बारे में बात की, उनका हिस्टोरिकल एंगल के बारे में बात की, उनकी लीगल बैंकिंग के बारे में बात की, और उनका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में बात की है, और उनका क्या ग्रोथ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है, क्या उसमें रीसेंट इनिशिएटिव्स देखने को मिले हैं, एंड व्हाट इज द फ्यूचर वे फॉरवर्ड जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे हिंट दूं, यहाँ पे सीबीडीसी का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो सीबीडीसी को कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम उसको जो रेमिटेंसेस की कॉस्ट है उसको कम डाउन करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द एंगल्स दैट वी नीड टू लुक एट। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।